हमने जो आर्टिकल को डिस्कशन किए। तो देखिएगा, हम फिर आज देखेंगे हम इसको, यानी कि जो क्लास है इससे संबंधित अब देखने वाले हैं। जो हमारे जो क्वेश्चन बचे थे उन क्वेश्चन को हम किस तरह से और सॉल्व करेंगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक तो देख लिए थे, जैसे कि आपको थोड़ा तो अच्छा लगा होगा कि ये क्वेश्चन को किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं और हमें सॉल्व करना चाहिए। ये कि आमतौर पर आप देखेंगे कि इस तरह के सवाल आपको हर एग्जाम पैटर्न, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, हर एग्जाम पे आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और मिलते हैं। जैसे कि आप यूपीएससी में देख लें, पीसीएस में देख लें, सीजीएल में देखें, एसएससी में देखें और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें आपको यहाँ से संबंधित हर आर्टिकल से आपको कोई ना कोई से सवाल यहाँ से जरूर देखने को मिलेंगे। तो हम इसी सिलसिले में हम आगे चलते हैं। अब आज देखने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर, जो यानी कि 15 कंप्लीट कर लिए थे, हम क्वेश्चन नंबर 16 से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें स्टार्ट करने से पहले हम जो वीडियो आपको जो पसंद आ रही है तो आप इसे पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे कि आपके यहाँ से क्वेश्चन यानी कि सवाल जो आएंगे एग्जाम में वहां से गलत होने के आपके कोई चांस नहीं रहेंगे, क्योंकि आर्टिकल के थ्रू हम ये क्वेश्चन को पूरा डिटेल से समझ भी रहे हैं और क्वेश्चन को सॉल्व भी कर रहे हैं। तो चलिएगा हम फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 16। तो आज का सवाल है आ रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। मतलब कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसे हमें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देता है। तो आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए में आर्टिकल 21, ऑप्शन नंबर बी में आर्टिकल 21 का ए, फिर ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 22, ऑप्शन नंबर डी में आर्टिकल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में उपरोक्त में सभी। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो हमें शिक्षा का अधिकार प्राप्त करता है। तो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, आर्टिकल 21 ए। आर्टिकल 21 ए हमें ये बताता है कि हमें शिक्षा का अधिकार इस आर्टिकल से हमें प्राप्त है। तो हम अब इसमें देखते हैं डिटेल से कि राज्य में, इसका आंसर तो भी हो गया, इसमें राज्य में जो कि 6 से लेके 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उन्हें हमें पूर्ण रूप से निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना है। ये हमें आर्टिकल 21 हमें ये प्रदान करता है, उन्हें अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। किस आर्टिकल में, आर्टिकल 21 का ए में, जिसमें बहुत से हमें इसके अंतर्गत हमें जो अधिकार प्राप्त हैं। किस आर्टिकल में, आर्टिकल 21 में। तो आइएगा, आ रहा है आपके लिए स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है निजता का अधिकार हमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत आने की आता है। मतलब कि जो निजता का जो अधिकार है हमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में अनुच्छेद 21 का ए, ऑप्शन नंबर बी में अनुच्छेद 21 का बी, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21 का सी, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21 का डी। तो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके अंतर्गत हमें निजता का अधिकार प्राप्त है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल अनुच्छेद 21 का सी, जिसमें हमें निजता का अधिकार प्राप्त है। तो अब हम इसे डिटेल से देख लें। निजता का अधिकार, जैसे कि आपको इसका एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाता हूँ कि इसमें आपको एक है कौन सा, के.एस. पुट्टास्वामी केस। जो के.एस. पुट्टास्वामी केस है इसके माध्यम से हमें निजता का अधिकार प्राप्त मिलता है। और इसमें हमें मनपसंद की शादी करना, विदेशी यात्रा संरक्षण करना, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार मिलता है, सूचना का अधिकार मिलता है, सुनवाई का अधिकार मिलता है,
अपनी मान प्रतिष्ठा रखने का अधिकार भी हमें इससे मिलता है। जो आर्टिकल 21 का सी हमें इस तरह के हमें अधिकार उपलब्ध कराता है। अब देखते हैं आ रहा आपके लिए, आपके स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है कि एनजीटी किस आर्टिकल के अंतर्गत आता, मतलब कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो इसके लिए आपके लिए ऑप्शन आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 21 का ए, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 21 का बी, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 21 का सी, ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 21 का डी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 21 का डी। तो इसको हम देख लें, इसका आंसर तो हो गया सी, इसका डिटेल देख सकते हैं आप। तो यह धारा 6 से 305 को से लिया गया है, जिसे हम एनजीटी ग्रीन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को देखा। तो आ रहा है आपके लिए आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इसको देखें कि क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 में आप देख सकते हैं कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत किस दशा में गिरफ्तारी के साथ साथ निरोध का संरक्षण भी मिलता है। तो इसका सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूं कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कि दशा के अनुसार गिरफ्तारी और विरोध का संरक्षण यानी कि से मिलता है। तो आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में आप देख सकते हैं आर्टिकल 21 यानी कि आर्टिकल 21, फिर ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 22, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 23, ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 24। तो इसका सही आंसर है, आंसर आप देख सकते हैं आंसर नंबर बी। आंसर बी में क्या है, अनुच्छेद 22 हमें क्या बताता है। तो अब इसका आंसर हम डिटेल से देख लें। तो इसका ए देखें हम, तो हिरासत लेने के कारण बताना होगा, मतलब कि हमने किस कारण आप हमको हिरासत में ले रहे हैं, उसका कारण बताना होगा कि किस कारण से आप हिरासत में ले रहे हैं। और फिर 20 में देखें 24 घंटे के अंतर्गत उसे दंडाधिकारी के समक्ष, मतलब कि 24 जब व्यक्ति अपराध करता है तो उसे 24 घंटे के अंदर ही हमें जो मजिस्ट्रेट होता है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और परिवहन के समक्ष उसमें शामिल नहीं होगा, मतलब कि उसके ले जाने का जो समय लगता है उसका समय उसमें काउंट नहीं होता कि इसमें 24 घंटे के अंदर उसे उस समय को नहीं जोड़ा जा सकता है। और इसका सी देखें हम, सी में है उसे पसंद के वकील की सलाह लेने का अधिकार, मतलब कि जिस व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर रहे हैं उसे अपने मनपसंद के वकील को लेने का पूर्ण अधिकार है। जैसे कि अपवाद में आप देखते हैं शत्रु अन्यायदेशी, फिर यानी कि जो निवारक नगद, जैसे गिरफ्तार किए लाने का अधिकार, इस तरह से उसको ये अदालत में ये पेश किया जा सकता है और वे अदालत के समक्ष अपने मनपसंद के वकील से की बात कर सकता है, कौन, जो आरोपी होता है। दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हो तो जो नीचे लाल बेल आइकन बटन दिख रहा है उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो पूरी देख सकते हैं। और ये वीडियो चल रही है, इसको मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, जिससे कि आप पूरी प्लेलिस्ट में जाकर के सीक्वेंस से आप इसको देख सकते हैं। तो चलिएगा हम फिर स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन, यानी कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 22 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 22 क्या बोलता है, इसको देख लें हम कि शोषण के विरुद्ध किस आर्टिकल के अंतर्गत आता, मतलब कि शोषण का जो विरोध है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 19 से 20,
ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 23 से लेके 24, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 25 से लेके 28, ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 14 से लेके 18। तो किस आर्टिकल के अंतर्गत जो शोषण का विरोध हमें यानी कि आता है? तो इसका सही आंसर है, आप देखेंगे कि आंसर है इसमें आर्टिकल 23 से 24 तक, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हैं कि आर्टिकल जो 23 है और 24 है, इसको आप इसमें देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इसका डिटेल से। तो इसका तो हमने देखा आंसर हो गया इसका बी। अब देखते हैं इसका डिटेल। तो डिटेल में देखें कि आर्टिकल 23 और 24 मानव के जो दुर्व्यवहार है उसको बलात्श्रम है इसका निषेध है, मतलब कि मानव के किस तरह से दुर्व्यवहार है और उसमें जो बलात्श्रम को यानी कि इसका प्रतिषेध करना होता है। किसी भी व्यक्ति की खरीद, मतलब कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति को आप ना तो खरीद सकते हैं और ना ही उसे बेच सकते हैं। इस प्रकार अन्य ना ही उससे कोई यानी खरीद सकते हैं, ना बेच सकते हैं, ना उन्हें कोई नजर आने की व्यक्ति से आप जबरदस्ती कर ही नहीं सकते। ये कौन सा आर्टिकल देता है हमें? आर्टिकल 23 और 24 हमें इस प्रकार के अधिकार हमें प्राप्त हैं। किससे? हमें संविधान से ये अधिकार हमें मूल रूप से प्राप्त हैं। और फिर बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में पारित है, कब का? 1976। जैसे कि बंधुआ मजदूर है, बंधुआ मजदूर से आप उस तरह से जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। ये हमें जो अधिनियम, मजदूर अधिनियम कब का है? ये 1976 का। तो इससे आपको ये भी पता होगा 1976 में जब इमरजेंसी के टाइम था, कौन थे प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी थे। जब ये नेशनल इमरजेंसी लगी थी तो कब से थी? 1975 से लेके 1977 तक इमरजेंसी लगी थी। उस टाइम की ये केस यानी कि उस टाइम पर ये अधिनियम को संसद में पारित किया गया था। कब? 1976 में। तो दोस्तों अब आ रहा है आपके लिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है उसके बारे में देख लें। हमें धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? मतलब कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके अंतर्गत हम धर्म की हमें स्वतंत्रता प्राप्त है? तो हम इसके देख लें। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 19 से लेके 23 तक, सॉरी 23 नहीं है 22 तक है, आर्टिकल 19 से 22 तक, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 23 से लेके 24 तक, ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 25 से लेके 28 तक। तो आप इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 25 से 28 तक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 25 से 28 तक, इसमें आप देख सकते हैं। तो अब देखते हैं हम इसका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 23। अब आ रहा है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि 23, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत सिक्कों को कृपाण धारण करने की अधिकार है? मतलब कि किस आर्टिकल में या किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिक्कों को कृपाण धारण करने का अधिकार प्राप्त है? तो आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 25 मतलब कि अनुच्छेद 20 यानी 25, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 23, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 27। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 25, जिसमें कि सिक्कों को कृपाण धारण करने की अधिकार प्राप्त है। तो अब हम इसमें डिटेल से देख लें। जो 25 है, 25 का ए में देखें, सभी व्यक्ति को धर्म का पालन करने का अधिकार है। मतलब कि भारत में जितने भी लोग हैं उन सभी को अपने अपने धर्म का पालन करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।
फिर इसमें हिंदू शब्द के अतिरिक्त आप देखेंगे कि सिख है, बौद्ध है, जैन शब्द को आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कि हमारा जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान में सिख भी मिलेंगे, हिंदू भी मिलेंगे, बौद्ध भी मिलेंगे, जैन भी मिलेंगे। इन तीनों शब्दों को आपको संविधान में देखने को मिलते हैं। परंतु एक ऐसा शब्द है जो कि हमारे संविधान में नहीं है। कौन सा शब्द है? पारसी शब्द जो है वह संविधान में इसका कोई उल्लेख देखने को नहीं मिलता। कौन सा शब्द? पारसी शब्द का संविधान में कोई उल्लेख देखने को नहीं मिलता। तो इस तरह से हमने देखे क्वेश्चन नंबर 23। तो आ रहा है आपके लिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है? धार्मिक कार्यों का प्रबंधन हमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? मतलब कि धार्मिक जो कार्य है उन कार्य को करने के लिए हमें किस अनुच्छेद का उपयोग आता है, मतलब उपयोग करते हैं। ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो धार्मिक कार्यों के अंतर्गत आता है? तो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 25, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 26, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 27, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 28। तो आपको इसका सही आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी में 26। अनुच्छेद 26 में यह बताया गया है कि हमें धार्मिक कार्यों को करने का अधिकार मिलता है। किसमें? अनुच्छेद 26 में। तो अब इसका हम डिटेल देख लें। इसका डिटेल है धार्मिक, यानी कि इसका तो आंसर भी हो गया अनुच्छेद 26। तो अब डिटेल देखें धार्मिक कार्यों के लिए, और फिर इसमें धार्मिक कार्यों की संपत्ति यानी कि संबंध में, जैसा कोई धार्मिक कार्य कर रहा उसके संबंध में कोई संपत्ति को खरीदना या बेचना सामूहिक यानी कि सामूहिक अधिकार की रक्षा करता है। मतलब कि जो धार्मिक संपत्ति है उसको ना खरीद सकते हैं ना ही बेच सकते हैं। जो कौन? सामूहिक अधिकार की रक्षा करता है। फिर इसका सी देखें लोक व्यवस्था सार्वजनिक, जैसे कि नैतिक, सदाचार, स्वच्छता को बनाए रखना। इसकी स्वच्छता बनाए रखना कैसे कैसे? लोक व्यवस्था सार्वजनिक है, नैतिक है, सदाचार है, इनका स्वस्थ बनाए रखना। इस तरह से आप इसका यानी कि इसका डिटेल देख सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, आ रहा है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में हम देख सकते हैं कि किस अनुच्छेद में बताया गया है कि निजी स्कूल यानी जो निजी स्कूल है उनमें धार्मिक शिक्षा प्रदान दी जा सकती है। आप अब इसका आने की सिंपल तरीके से मैं आपको बतलाता हूँ कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कि निजी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तो इसका ऑप्शन देखें हम, तो ऑप्शन है, आप देख सकते हैं ऑप्शन ए आर्टिकल 25, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 26, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 27, ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 28। तो आपको बतलाना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाती है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 28 में आपको ये बताया गया है कि धार्मिक शिक्षा जो निजी स्कूल संस्थान है उसमें आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। तो अब इसका डिटेल देख लें हम। आर्टिकल 28 धार्मिक सिद्धांत जैसे ग्रंथों, धर्म गुरु, संस्कृति, इस तरह से आप उसमें बदला सकते हैं। परंतु किसी भी सरकारी स्कूल पे आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। मतलब कि इसको आपको ये प्रतिबंधित है कि आर्टिकल 28 ये बोलता है
कि हमें सरकारी स्कूल में किसी भी तरह से धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। यदि ऐसा करते हैं तो आपको इसका दंड भी मिल सकता है। और फिर जैसे इसका सी देखें, निजी स्कूलों में मतलब कि जो निजी स्कूल संस्थान हैं उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, मतलब कि आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हो, परंतु किसी भी विद्यार्थी के लिए वह बाध्य नहीं है। मतलब कि कोई भी विद्यार्थी जो है उसको उसकी इच्छा है कि वह धार्मिक शिक्षा ले सकता है या नहीं ले सकता, परंतु आप उस पर जबरदस्ती से इसको नहीं थोप सकते हैं कि आपको धार्मिक शिक्षा लेना ही होगा, परंतु ये विद्यार्थी पर मान्य है कि विद्यार्थी चाहे तो ले सकता है चाहे तो नहीं ले सकता है। ये विद्यार्थी पर निर्भर करता है कि वह धार्मिक शिक्षा लेना चाहता है या धार्मिक शिक्षा नहीं लेना चाहता। तो इस तरह से आप इसका आंसर देख सकते हैं। तो दोस्तों आ रहा है आपके लिए, आपके स्क्रीन पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं हम कि जो नीचे दिए गए अनुच्छेद हैं जिनमें कि सांस्कृतिक एवं शिक्षक संबंधी, जो शिक्षा से संबंधित यानी कि देखने को मिलते हैं, मतलब कि नीचे जो दिए गए अनुच्छेद है उनमें आपको सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार किसमें देखने को मिलते हैं। तो आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, ऑप्शन बी आर्टिकल 19 से लेके 22 तक, और ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 23 से लेके 24 तक, ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 29 से लेके 30 तक। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है, अनुच्छेद है जिसे हमें इस तरह के अधिकार प्राप्त है। तो आपको तो इसका सही आंसर है, आप आंसर देख सकते हैं, आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 29 से 30 में आपको इस तरह से ये अधिकार प्राप्त हैं। कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 29 और 30 में। तो अब देखें हम इसका डिटेल कि इसका डिटेल में हम देखते हैं कि जैसे कि हम डिटेल दें, अल्पसंख्यक हितों के लिए कोई अल्पसंख्यक वर्ग का अपनी भाषा, लिपि, मतलब कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है जो अपनी भाषा है, लिपि है और संस्कृति को सुरक्षित कर सकता है, मतलब इनको सांस्कृतिक जो कार्य हैं उनको सुरक्षित रखा जा सकता है। ये कौन सा आर्टिकल बोलता है? 29 से 20 यानी कि 30 तक, मतलब 29 और 30 में। और इसका भी देखें, केवल भाषा, जाति, धर्म और सांस्कृतिक, क्यों कौन कौन? केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर किसी भी सरकारी संस्थान में शैक्षणिक प्रवेश नहीं दिया, मतलब कि आप धर्म, जाति, वंश और संस्कृति के आधार पर आपको किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश नहीं दिया जा सकता और देने से रोका भी जा सकता, मतलब प्रवेश आपको दिया ही नहीं जा सकता कि आप इस प्रकार की प्रवृत्ति रखते हैं तो आपको किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में आपको वहां पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। फिर इसमें एक है अनेकता में एकता का प्रावधान भी करता है, मतलब कि यह आर्टिकल अनेकता में एकता का भी प्रावधान रखता है। तो इस तरह से हमने इसका डिटेल देखा। तो दोस्तों अब आ रहा है आपके स्क्रीन पर इसका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में देखें। जो नीचे दिए गए अनुच्छेद है में बताया गया है कि शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अल्प वर्गों का अधिकार है, मतलब ऐसा कौन सा अधिकार है जो अल्प वर्गों के लिए दिया गया। तो क्वेश्चन एक बार फिर और मैं आपको बतला दूंगा, आपको समझ में नहीं आया होगा। तो नीचे दिए गए जो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद में बताया गया है कि शिक्षा संस्थान की स्थापना
और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद में है? तो आपके लिए ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 29, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 30, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 31, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 32। तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें इस तरह की बात की गई है? तो आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन में कौन सा सही आंसर है इसका? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में अनुच्छेद 30 में इस तरह की बात कही गई है। तो हम इसका एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि जैसे कि इसमें जैन है, बौद्ध है, सिख है, ईसाई, इस तरह के बारे में इसमें देख सकते हैं। और फिर इसका बी देखें, इसका बी में कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग, मतलब ऐसा वर्ग जिसमें कोई भी जो नीचे या अल्पसंख्यक वर्ग है जिसमें कि अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था में, मतलब कि जहां वह अपनी पसंद से उस संस्थान में जाकर या शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे, मतलब कि सरकार भी उसे अनुदान देने में किसी का भी भेदभाव नहीं करेगी। मतलब कि ऐसा संस्था वो चला सकता है जिसमें कि सरकार इसमें कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। तो इस तरह से हमने इसको देखा। तो अब आ रहा है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 28। हम इसमें देखें 28 में कि संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? मतलब कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें हमें संपत्ति का अधिकार मिलता है? तो आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 30 में, मतलब कि 30 में, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 31 मतलब कि 31 में, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 32 मतलब कि 32 में, ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 33। तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कि संपत्ति का अधिकार मिलता है? तो इसमें हम देखें कि ऑप्शन नंबर बी में संपत्ति का अधिकार कौन सा आर्टिकल में देखने को मिलता है? आर्टिकल 31 में। तो अब हम इसका डिटेल देख लें कि इसका डिटेल से किसमें है। तो इसका डिटेल में हम देखें, इसका डिटेल है कि जो संपत्ति का अधिकार किस आर्टिकल में मिला हमको? आर्टिकल 31 में मिला है। अब इसे हटा दिया गया, मतलब कि आर्टिकल 31 से हटाकर इसे आर्टिकल 301 का ए, मतलब कि 301 का फर्स्ट में इसे डाल दिया गया। क्यों? इसको यहाँ से निकालकर, अब यह संपत्ति का अधिकार इसे निकालकर यहाँ पर इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। मतलब कि हमने पहली वीडियो में भी देखा था कि जो संपत्ति का संविधान ने हमें कितने अधिकार दिए थे? शुरू में 7 अधिकार दिए थे, जिसमें कि ये संपत्ति के अधिकार को यहाँ से निकालकर इस आर्टिकल में इसको मर्ज कर दिया गया, मतलब कि डाल दिया गया। तो यहाँ पर हमें कुल 6 मूल अधिकार बचे हैं। शुरू में कितने थे? 7 मूल अधिकार थे। अब वहां से इसको निकाल कर इसमें 301 का ए में शिफ्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से हमें अब कुल 6 ही मूल अधिकार प्राप्त हैं। तो इस तरह से हमने इसका आंसर देखा। तो अब देखते हैं हम, आ रहा दोस्तों आपके लिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, स्क्रीन पर आ रहा है। नीचे दिए गए किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार को बताया गया? मतलब कि नीचे जो दिए गए किस आर्टिकल में बताया गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार मिलता है? तो इसका यानी कि ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 29 से 30 तक, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल कौन सा 32 से लेके 226 तक, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 25 से लेके 28 तक, ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 23 से 24 तक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 32 से लेके 226 तक। अब हम इसका डिटेल देख लें कि
किस तरह से इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है उसको देख लें। तो इसमें फर्स्ट देखें, इसमें फर्स्ट में क्या, बंदी प्रत्याकरण, मतलब कि किस तरह से बंदी प्रत्याकरण का मतलब हुआ प्रस्तुत करना प्राणदेहिता की सुरक्षा, मतलब कि इसके प्रस्तुत करना जिसमें कि प्राणदेहिता को सुरक्षित करना। बी है इसका परमादेश, मतलब कि हम आदेश देते हैं, यह केवल लोक अधिकार के विरुद्ध दिया गया। परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं, यह केवल लोक अधिकार के विरुद्ध दिया गया। और इसका सी देखें, सी में प्रतिषेध, मतलब कि प्रतिषेध रोकना, कर्मचारी को कार्य करने से, यानी कि कर्मचारियों को रोकना। और इसका सी देखें, डी उत्प्रेरण, मतलब कि प्रमाणिकता होने, फैसला का जो फैसला प्रमाणित होना मतलब कि फैसला, विधायिका जो है वह कार्यपालिका के विरुद्ध नहीं हो सकती, मतलब कि विधायिका जो है वह कार्यपालिका के विरुद्ध नहीं हो सकती। फिर इसका डी देखें, ई देखें, इसमें अधिकार प्रतिष्ठा, अधिकार प्रतिष्ठा मतलब कि प्रधि यानी कि प्राधिकृत और वारस्ट के द्वारा उद्देश्य अपने कार्यों के अधिकार का उल्लेख करना, मतलब कि प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा प्राधिकृत व वारस के द्वारा इस तरह के उद्देश्य अपने कार्य क्षेत्र का उल्लेख करते हैं। तो दोस्तों आ रहा है आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, नीचे दिए गए किस अनुच्छेद में बताया गया है कि मूल अधिकारों पर प्रतिबंध यानी कि प्रतिबंध लगाया जा सकता है। क्वेश्चन को मैं एक बार फिर पढ़ देता हूं आपके लिए। तो जो नीचे दिए गए किस आर्टिकल मतलब किस अनुच्छेद में बताया गया है कि मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, मतलब कि किस में एक इस प्रकार का प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो इसके ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए आर्टिकल 30 में, ऑप्शन बी आर्टिकल 32 में, ऑप्शन सी आर्टिकल 33 में, ऑप्शन डी आर्टिकल 34 में। तो इसका सही आंसर है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 34 में। आर्टिकल 34 में इस तरह की बात की गई है। तो अब हम देखें कि आर्टिकल 34 में कि कौन कौन से इस तरह से बात की गई है। संसद यानी कि संसद में इस बात की शक्ति देता, मतलब जो हमारा संसद है वह संसद इस बात की शक्ति देता है कि हम किसी भी सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा जो दिए जाने वाले कार्य और व्यवस्था को बनाए रखना या अन्य आदेश को वैध प्रावधान जो यानी कि वैध प्रावधान को कर सकता है, को दंड जारी कर सकता है। इसमें मार्शल लॉ के थ्रू। और इसका भी देखें, मार्शल लॉ के सिद्धांत में अंग्रेजी कानून से लिया, मतलब कि जो मार्शल लॉ का जो कानून है वह किससे लिए गया, अंग्रेजी कानून से लिए गया। किसको, मार्शल लॉ को। और संविधान में स्पष्ट रूप से इसकी व्याख्या नहीं की गई। मार्शल लॉ जो है, मार्शल लॉ की संविधान में स्पष्ट रूप से कोई व्याख्या नहीं की गई। तो दोस्तों आज का और अंतिम सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, नीचे दिए गए किस अनुच्छेद में बताया गया है कि केवल संसद में कुछ विशेष मूल अधिकार को प्रभावी बनाने की शक्ति प्रदान करता है। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो संसद में मूल अधिकार को प्रभावी बनाने की शक्ति को प्रदान करता है। तो आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए देखें हम, ऑप्शन नंबर ए में है आर्टिकल 32, ऑप्शन नंबर बी में आर्टिकल 33, ऑप्शन नंबर सी में आर्टिकल 34, ऑप्शन नंबर डी में आर्टिकल 35। तो आपको इसका आंसर बताना है कि आंसर क्या है, ऐसा कौन सा आर्टिकल में इस तरह की बात की गई है। तो इसका आंसर है, आंसर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि आर्टिकल 35 में इस तरह की बात की गई है। तो इस तरह दोस्तों हमने आर्टिकल 1 से लेके
35 तक जितने जो आर्टिकल है उनसे जो भी क्वेश्चन बने यानी कि बनने की जो संभावना है और बन सकते हैं या बने भी हैं, तो इनको हमने आज डिटेल से एक्सप्लेन यानी कि पूरा डिटेल समझा। तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं और आप वीडियो स्किप करके ना देखें और ना ही स्पीड में बढ़ा के देखें। तो यदि आप ऐसा करोगे तो आपको क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आएगा। यदि आपको समझना है और इंडियन पॉलिटी को आप अच्छे से समझना है तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और अपनी तरफ से भी कुछ क्वेश्चन को बनाने की कोशिश भी कीजिएगा। और वीडियो को यदि समझ में नहीं आए तो बार बार वीडियो को देखना, जिससे कि आपको क्वेश्चन गलत ना होने की कोई संभावना नहीं रह सकती है। तो दोस्तों, सेशन कैसा लगा? यदि सेशन पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।